तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। सबसे पहले आप तमाम देशवासियों को होली की अनंत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोगों की आज होली जो है बड़ी अच्छी गुजरी होगी। आप लोगों ने अच्छे खासा एंजॉय किया होगा, सभी के साथ प्रेम पूर्वक होली मनाई होगी, गुलाल खेला होगा और शाम को भी अबीर खेलने आप लोग निकले तो सुरक्षित तरीके से निकले, किसी के साथ कोई हादसा ना हो इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो चूंकि आज होली थी तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों अपने हिंदुस्तान की किसी ऐसी अप्रिय घटना के बारे में बताएं जिससे लोगों का मूड थोड़ा सा ऑफ हो। इसलिए आज कहानी अपने हिंदुस्तान की नहीं बल्कि यहाँ से काफ़ी दूर एक दूसरे मुल्क की है। कहानी इसलिए भी आपको पसंद आएगी चूँकि मर्डर इन्वेस्टिगेशन का बड़ा नायाब नमूना आपको देखने को मिलेगा। एक कहानी जो लगभग 30 सालों तक उलझी गई। 30 सालों तक न जाने कितनी चीज़ें हुई, न जाने कितनी जाँच पड़ताल हुई, लेकिन फिर भी पुलिस वालों के पास ना कोई सबूत मिला, ना कोई सुराग मिला। जो भी सुराग, जो भी सबूत थे, उनसे कातिल को ढूंढना लगभग नामुमकिन था उस टाइम के हिसाब से। लेकिन पुलिस वाले 30 सालों तक इस केस पे काम करते रहे। 30 सालों तक लगातार इस केस पे मेहनत करते रहे। उन्हें यकीन था कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर आएगी जिससे केस सुलझ जाएगा। और फिर अंत में किस्मत ने और मेहनत ने साथ दिया और अंत में जब केस सुलझा तब पुलिस वाले इस बात पे भी हैरान होते हैं कि ये केस तो तुरंत सुलझ गया था, हमने फालतू 30 साल खराब किए। तो पूरी कहानी क्या है अब सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूँ। और इस कहानी की शुरुआत होती है यूके के लंदन से। यूके के लंदन शहर में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था डेविड। 21-22 साल का बढ़िया नौजवान। अक्सर वो पब वगैरह में भी जाया करता था, कुछ कैसीनो में जाता, कुछ कैफ़े में जाता। और ऐसे ही जाने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और मैं बात कर रहा हूँ 1990 के आसपास की। लड़की का नाम था मरीना कॉपेल। अब मरीना कॉपेल से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद दोनों ने बातचीत की। इत्तेफाक से दोनों को एक दूसरे का नेचर पसंद आ गया। फिर उन्हें लगा कि अब चूँकि दोनों ही हम उम्र हैं, 21-22 साल उम्र है, शादी करनी है तो क्यों कहीं और शादी करें अगर एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। एक दूसरे का नेचर अब समझ में आ रहा है, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बातचीत का लहजा बढ़िया है, तो क्यों ना एक दूसरे से ही शादी कर लें। इसके बाद मरीना और डेविड एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है, दोनों के बच्चे भी होते हैं। लेकिन अब जो मरीना थी वो थोड़ा सा आज़ाद ख्याल की महिला थी। उसने अपने पति से कहा कि मुझे कुछ करना है और मैं सिर्फ तुम्हारी कमाई के भरोसे नहीं बैठ सकती। डेविड ने ये बात सुनी, उसे भी थोड़ा फ़क्र हुआ कि चलो मेरी जो बीबी है कम से कम खुद कमाएगी। उसने कहा कि क्या करना चाहती हो। मरीना ने कहा कि मुझे मसाज पार्लर खोलना है और मैंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह पहले भी ली है तो मैं मसाज पार्लर खोलती हूँ। डेविड ने भी सपोर्ट किया, मसाज पार्लर खुल गया। थोड़ा वक्त गुजरा, मसाज पार्लर बढ़िया चलने लगा। लेकिन इसी दौरान जो मरीना थी इस कहानी में और इस धंधे में थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। मरीना धीरे धीरे जिस्म परोसी का भी धंधा करने लगती है। कुछ अमीर क्लाइंटों को वो पकड़ने के बाद उनको उस तरह की सर्विस देती। मसाज पार्लर के आंग में ये भी चलने लगा। कुछ दिन तक छुप छुपा के चला, उसके बाद सरेआम होने लगा। ये बात जब डेविड को पता चली कि उसकी जो बीबी है अब वो मसाज पार्लर के आड़ में जिस्म परोसी का धंधा कर रही है तो डेविड काफ़ी नाराज़ होता है। होने के बाद मरीना से कहता है कि तुम ये धंधा छोड़ दो। लेकिन मरीना छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से अगर बात करें और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 8400 रुपये उस टाइम के हिसाब से वो चार्ज करती थी। तो अपने आप में बेहद हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल थी ये। तो जब डेविड को लगा कि मरीना अब इस धंधे को बंद नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं उसे बुरा भी लगा। ये डर भी सताने लगा कि कहीं बच्चों पे भी इसका असर न पड़े। इसलिए मरीना का साथ छोड़ता है और डेविड अपने बच्चों के साथ लगभग 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर जाके रहने लगता है। अब मरीना भी एक तरह से आज़ाद हो जाती है। उसे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था अपने बच्चों के सामने, अपने हस्बैंड के सामने अपने काम को करने में। हस्बैंड और बच्चे चले गए तो उसका भी धंधा बढ़िया फलने फूलने लगा। अब जब वीकेंड होता तो एक आध बार वो मिलने भी चली जाती। उसके बाद फिर ये आलम बन गया कि 7 दिन वो काम करेगी, उसके बाद 8वें दिन वो जाएगी अपने बच्चों से मिलने, अपने हस्बैंड से मिलने। फिर रात भर रुक के अगले दिन वापस आ जाएगी, फिर से 7 दिन अपने काम को करेगी। ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। लगभग कई साल गुजर गए। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते
जो मरीना थी अपने घर पे आती, अपने हस्बैंड से मिलने, अपने बच्चों से मिलने। बच्चे भी अब वीकेंड का इंतज़ार करने लगते कि मम्मी आएंगी, कुछ गिफ्ट वगैरह भी लाएंगी। 8 अगस्त साल 1994 की बात है। कायदे से 8 तारीख को 1994 में मरीना को अपने घर जाना था, यानी अपने हस्बैंड के पास। बच्चे भी इधर रास्ता देख रहे हैं। शाम हो गई, मरीना नहीं आई। अब जब शाम हुई और मरीना नहीं आई तो फिर परेशान हस्बैंड, बच्चे भी परेशान। फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा। उन्हें लगा कि शायद बिज़ी होगी या फिर तबीयत ख़राब होगी। उसके बाद फिर कुछ देर बाद फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं उठा। अब लगातार कई बार फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं उठा। हस्बैंड डेविड जो है परेशान, बच्चे भी इधर परेशान कि मम्मी को क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं उठ रहा। इसके बाद जो डेविड थे वो अपनी कार उठाते हैं और 100 किलोमीटर ड्राइव करके फ़ौरन पहुंच जाते हैं लंदन। और वहाँ पे अपनी वाइफ के फ़्लाइट पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि फ़्लाइट का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब ये चीज़ जब डेविड देखता है तो थोड़ा सा परेशान होता है, भाग के अंदर जाता है। अंदर एक अजीब सी बदबू तो और उसका कलेजा कांपा कि क्या हो गया। जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाता है तो तुरंत देखता है कि ड्राइविंग रूम में जो मरीना है वो मरी पड़ी है। शरीर के चारों तरफ खून के थक्के जमे हैं, पूरा फर्श खून से काला हो चुका है और जो बॉडी थी उससे हल्की हल्की बदबू भी आ रही थी। अब ये चीज़ जब डेविड देखता है तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। एक कोने में बैठ के रोने लगता है। पुलिस भी आती है मौके पे। उस बॉडी को जब देखती है, देखने के बाद बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उस टाइम भी जो लंदन था, 1994 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे फॉरेंसिक वगैरह हुआ करता था। डीएनए भी था। डीएनए की शुरुआत तो कायदे से 1800 कुछ में ही हो गया था, लेकिन यहाँ से अगर तुलना करें तो फॉरेंसिक वहाँ का बड़ा एक एडवांस लेवल पे था। तो फॉरेंसिक की टीम भी आई। उस पूरे क्राइम सीन पे जो भी चीज़ें मिली उन चीज़ों को बाकायदा बारीकी से एग्जामिन किया। वहाँ एक फुटप्रिंट मिला। उस फुटप्रिंट पे जब चेक किया गया तो एक खून का धब्बा लगा हुआ था और उसी से वो फुटप्रिंट बना हुआ था। तो पहले तो उसको एक कैद किया गया। साथ ही वहाँ पे एक थैला मिला हुआ था। बाकी मरीना की बॉडी थी। मरीना ने जो ज्वेलरी वगैरह पहन रखी थी वो तमाम चीज़ें शरीर पे ही थी। तो लूटपाट का भी कोई एंगल नहीं दिखा। बहरहाल जो भी चीज़ें उस क्राइम सीन पे मिली उनको बाकायदा चेक किया गया और वहीं पे एक थैला भी मिला था और थैला के शायद किसी शॉप का था और बाकायदा उस पर उस मॉल का नाम वगैरह भी लिखा था। इन तमाम चीज़ों को लेके पुलिस वाले अपने हेड ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे पड़ताल शुरू करते हैं। डेविड वगैरह से भी पूछताछ कर ली कि क्या आपको किसी पे कोई डाउट है। डेविड ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, मुझे किसी पे कोई डाउट ही नहीं है, मैं तो यहाँ किसी को ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। उसके बाद तमाम बैकग्राउंड खंगाले पुलिस वालों ने, यहाँ भी हाथ खाली। उसके बाद जब कहीं से कुछ मिला नहीं और इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को देखने के बाद तो पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं और अगले दिन हर एक न्यूज़पेपर में उस घटना की खबर होती है, जो कि कत्ल कई होते हैं। लेकिन मरीना को जिसने मारा था उसने 140 वार किए थे चाकू के, वो भी डीप। 140 वार चाकू के किसी आदमी या फिर किसी महिला के ऊपर तभी होगा जब कोई बहुत गुस्से में और बहुत रंजिश के तहत कत्ल करे। पुलिस वाले भी परेशान। अगले दिन हर एक न्यूज़पेपर में ये खबर छप गई। पुलिस पे प्रेशर भी बना। जांच पड़ताल कर रहे हैं तो कहीं से कोई सुराग, कोई सबूत कातिल का मिल ही नहीं रहा। तो जब कहीं से कुछ मिला नहीं तब पुलिस वालों की नज़र उस थैले पे गई। थैले को जब बाकायदा फॉरेंसिक ने एग्जामिन किया तो उस पर एक फिंगरप्रिंट मिला। अब पुलिस वालों को लगा कि चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। उन्होंने फिर उस थैले को आधार बनाया और उस थैले के बारे में पड़ताल करनी शुरू की। सबसे पहले पता किया कि ये थैला कहाँ का है। तब पता चला कि ये थैला एक मॉल का है। लेकिन फिर एक दिक्कत थी। अब आमतौर पे अगर आप किसी शहर को भी देखें, बड़ा शहर है, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो लखनऊ ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, तो वहाँ पे जैसे कोई शॉपिंग मॉल है, जैसे बी मार्ट है या फिर बी बाज़ार है, तो ये तमाम चीज़ें एक ही शहर में कई जगहों पे होती हैं। और आज के टाइम में तो हर जगह का पूरा स्पेसिफिक लोकेशन लिखा होता था। उस टाइम पे ऐसा था ही नहीं। तो फिर अब क्या? पुलिस वालों ने जब पड़ताल की तो पता चला कि ये थैला एक शॉपिंग मॉल का है। लेकिन अब उस मॉल के अलग अलग ब्रांचेस थे,
और उन ब्रांचों में भी अलग अलग दुकानें थी, सबके पास वो थैला था कि आप अपने सामान को इस थैले में रख के बेचिए, तभी हमारी ब्रांडिंग होगी। तो फिर ये पता कैसे चले? फिलहाल पुलिस वालों ने जब उस कंपनी से कांटेक्ट किया तब पता चला कि हर थैले का एक बारकोड होता है, और ये पता चला कि वो बारकोड कुछ पर्टिकुलर दुकानों पे ही जाएगा। अब ये चीज़ जब पता चली तब पुलिस वालों को लगा कि चलो कुछ तो मामला आसान हुआ। उन्होंने जब जीरो इन करना शुरू किया तमाम दुकानों पे और तमाम लोगों के, लगभग 10 लोग के नाम सामने आए, और उन 10 लोगों से अब क्रॉस चेक करने का एक ही तरीका था कि उन 10 का फिंगरप्रिंट ले लिया जाए और थैले पे जो फिंगरप्रिंट मिला अगर उसे मैच कर लिया जाए तो मामला आसान। पुलिस वालों ने यही किया, 10 लोगों के फिंगरप्रिंट लिए और इस थैले पे जो फिंगरप्रिंट थे उसको चेक किया। तो एक नाम निकल के सामने आया जिसका नाम था संदीप पटेल। अब संदीप पटेल का जब नाम निकल के सामने आया तो पुलिस वाले फ़ौरन संदीप पटेल को गिरफ्तार करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो और तुम्हारे हाथ का थैला इस लड़की तक कैसे पहुंचा। संदीप पटेल ने जब ये बात सुनी तो उसने बड़ा सिंपल आंसर दिया और इसके बाद पुलिस वाले भी एकदम शांत पड़ गए। उसने कहा कि मैं एक मॉल में शॉप का ओनर हूँ और जो भी मेरी दुकान पे आता है तो मैं अपने थैले में अपने हाथ से ही सामान उसको देता हूँ। ये महिला भी आई होगी, कभी मैंने दिया होगा, अब एग्जैक्टली तो डेट नहीं याद है। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी उन्हें भी लगा कि हाँ हो सकता है भाई, अगर कोई शॉप का ऑनर है किसी को कोई सामान देगा तो थैले में पैक करके अपने हाथों से ही देगा, तो फिंगरप्रिंट आना कौन सी बड़ी बात हो गई। और कोई डाउट था नहीं तो संदीप पटेल को बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस वाले अब जांच पड़ताल कर रहे हैं, तमाम तरह से पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। देखते ही देखते पूरा 1994 गुजर गया, 95 आ गया, 95 गुजर गया, 96 आ गया, लगातार जांच पड़ताल होती रही। देखते ही देखते साल 2005 आ गया। टोटल 11 साल इस घटना को गुजर गए। 11 साल गुजर गए, अभी तक कातिल का कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं। और साल 2005 में जो डेविड था उसकी भी मौत हो जाती है, यानी इस केस को जो पैरवी कर रहा था उसकी भी मौत। तो फिर मामले की जब कोई पैरवी ही नहीं तो धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया और जो फाइल थी वो धूल फाकती रह गई। तब से न जाने कितने कातिल हुए, न जाने कितने क्राइम हुए। लंदन की पुलिस अलग अलग क्राइमों में बिजी हो गई और इस घटना की किसी के पास कोई सुध लेने का वक्त ही नहीं था और लोग भूल भी गए। देखते देखते साल 2005 गुजरा, साल 2008 आ गया। साल 2008 आने के बाद अचानक से इस केस में एक क्रांति होती है। दरअसल लंदन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जिसमें एक चीज़ अगर मिल जाए, किसी कातिल की कोई छोटी से छोटी चीज़ मिल जाए तो उससे डीएनए मैच कराया जा सकता था, और डीएनए अगर मैच हो जाए तो मामला आसान हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई तब पुलिस को लगा कि चलो कुछ पुराने केस को भी खंगाला जाए, हो सकता है कि कुछ मिल जाए। तो जब पुराने केसों को खंगाला तो उसी में से एक केस मरीना कॉपिल का भी था। इस केस को खोला गया क्योंकि अब मामला कितने साल पुराना, 94 से जोड़े 2008 तो 8 साल ये, 6 साल वो, 14 साल गुजर गए, तो फिर क्या ही कहा जाए। तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि अब कहीं से कोई सबूत तो होगा नहीं, तो लाश से जो कुछ मिला था वही चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो लाश के जो कपड़े थे और साथ ही जो कुछ लाश ने बियर कर रखा था, जो कुछ पहन रखा था, उन तमाम चीज़ों को पुलिस वालों ने सुरक्षित रखा था। उन तमाम चीज़ों में कुछ ईयर रिंग्स थी, कुछ अंगूठियाँ थी, जो भी कपड़े थे और भी कुछ चीज़ें जैसे सैंडल हो गया। उन तमाम चीज़ों को जब बाकायदा फिर से एग्ज़ामिन किया गया तब पता चला कि उस अंगूठी में एक बाल फंसा हुआ था और बाल किसी पुरुष का था। अब पुलिस वालों ने फ़ौरन कयास लगा लिया कि ये उसी टाइम का बाल होगा जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और जब कत्ल हुआ था तो लड़की ने शायद संघर्ष किया होगा बचने के लिए। आमतौर पे किसी को कोई मारेगा तो बाल वाल खींचेगा, बचने की कोशिश करेगा, तो इसी दौरान शायद एक कातिल का ही बाल है। अब ये तो पता चल गया, बाल का डीएनए भी सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन अब मिलाएं किससे? इतना बड़ा लंदन, सबका डाटाबेस है नहीं, और डाटाबेस उस टाइम अगर होता तो भी क्रिमिनलों का होता। एक आम आदमी के डीएनए का डाटाबेस कैसे होगा लंदन में? अब ये भी दिक्कत। फिर मामले पे पानी पड़ गया। साल 2008 भी गुजर गया, 9 भी गुजर गया, 10, 11, 12, 13 आ गया। साल 2013 में एक लड़की पुलिस को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद बताती है कि साहब मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बहुत बुरी तरीके से मारा है और आप आइए मुझे बचाइए, नहीं तो ये मार डालेगा।
अब जैसे ही ये कॉल पुलिस के पास पहुंची, पुलिस फ़ौरन उस लड़की का एड्रेस नोट करती है। नोट करने के बाद उस जगह पे भाग के जाती है। जाने के बाद अब उस लड़की को तो पहले बचाती है, बचाने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उसे ट्रीटमेंट करवाती है, फिर उसका बयान लेती है। बयान लेने के बाद पुलिस वाले फिर पूछते हैं कि बॉयफ्रेंड कहाँ मिलेगा। लड़की एड्रेस देती है। पुलिस जाती है, उस बंदे को गिरफ्तार करती है, यानी इस लड़की के बॉयफ्रेंड को। अब चूंकि इस लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि पुलिस वालों को लगा कि आदमी फ्यूचर में भी कोई क्राइम कर सकता है, इसलिए पुलिस वालों ने इसका डीएनए लिया। अब डीएनए सिर्फ सुरक्षित रखा गया। उसके बाद जो कुछ कानूनी पूर्वक कार्रवाई होनी थी वो तमाम चीज़ें की गई। इसको जेल भेजा गया। कुछ साल बाद ये जेल से बाहर आ गया। देखते देखते साल 2015, 16, 17 गुजरता चला गया। इसी दौरान फिर से फाइलें खुली, फिर से बंद हुई। लेकिन साल 2022 में इस केस की फाइल फिर से खुलती है और इस बार हुआ कि चलो कुछ पुराने डेटाबेस है हमारे पास, तो उनसे मैच कराया जाए। अब जब डेटाबेस से डीएनए मैच कराया गया तो एक जगह जाके पुलिस की शक की सुई पूरी तरह टिक गई और ये वही शख्स था जो साल 2013 में एक लड़की को पीटने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था और जिसका नाम कुछ और नहीं, संदीप पटेल था। ये वही संदीप है जिससे साल 1994 में पुलिस एक बार पूछताछ कर चुकी थी। लड़की की रिंग में जो डीएनए मैच था वो डीएनए और साल 2013 में जिस लड़के का डीएनए लिया गया, दोनों एक थे। फिर पुलिस वाले जाते हैं, संदीप को गिरफ्तार करते हैं। अब बचने का कोई चांस था नहीं। तब इससे पूछा जाता है कि तुमने कत्ल क्यों किया। तब तक संदीप भी लगभग 51 साल का हो चुका था। तो जब पूछा गया तब संदीप ने पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाई और संदीप मूल रूप से हिंदुस्तान का ही रहने वाला था। दरअसल संदीप एक शॉप पे काम करता था, एक बेहद छोटी शॉप पे। मॉल में भले ही इसकी दुकान थी लेकिन उस टाइम उस दुकान की इनकम बेहद कम थी। अब इनकम कम थी, शादी हुई नहीं थी, नौजवान था, गर्लफ्रेंड वगैरह का भी शौक था लेकिन गर्लफ्रेंड कोई बनी नहीं। तो जब गर्लफ्रेंड कोई बनी नहीं तो फिर ये सेक्स वर्करों के पास जाने लगा। ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जो अपने जिस्म को बेचकर पैसे कमाती हैं, जो किसी को सेक्सुअल सर्विस देती हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाने के लिए पैसे लगते हैं। तो आमतौर पे कॉल गर्ल्स के पास जाता, कुछ घंटे में कुछ पैसे दे के वापस आ जाता। लेकिन जब इस फील्ड में जाने लगा तो इसे फिर खूबसूरत लड़कियों की तरफ लगी। इसने पता किया कि सबसे खूबसूरत कौन है। तो पता करने के दौरान इत्तेफाक से जब ये खूबसूरत कॉल गर्ल्स की तलाश में था तो इसकी दुकान पे जो मरीना कॉपल है वो आ जाती है। दोनों के बीच बातचीत होती है। मरीना भी चाह रही थी कि उसे कोई नया कस्टमर मिले, तो मरीना ने अपने बारे में बताया कि वो कॉल गर्ल है। अब ये चीज़ जब संदीप पटेल सुनता है तो खुश हो जाता है, पूछता है कि आपके चार्जेस क्या हैं। लड़की ने बताया कि 8400, अभी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आज के हिसाब से तो 8400 रुपये उस टाइम के हिसाब से जब वो चार्ज करती थी तो ये संदीप के लिए बेहद बड़ी रकम थी। लेकिन अब संदीप को एक तलब लगी थी कि मैं इस लड़की के पास जाऊंगा। वो तमाम तरह की मिन्नतें करता है, तमाम जगहों पे मेहनत करता है, जैसे तैसे करके कुछ पैसे जुटाता है और महीनों तक स्ट्रगल करके 8400 रुपये जब इकट्ठा करता है तब फाइनली वो जाता है 5 अगस्त साल 1994 में उस लड़की के पास, यानी मरीना कॉपल के पास। जाने के बाद उसे पैसे देता है, देने के बाद अपनी सर्विस लेता है। लेकिन सर्विस लेने के दौरान उसने जो पैसे दिए थे उन पैसों को सही से उपयोग नहीं कर पाता, यानी जो कुछ वो सोच के जाता है वो सेक्सुअली उस हिसाब से परफॉर्म कर नहीं पाता। इसी बात पे मरीना कॉपल उसका मजाक बना देती है और हंसते हुए कहती है कि तुमने इतने के लिए ही इतने पैसे दिए। अब एक मर्द अगर उसकी मर्दानगी पे सवाल उठे, फ़ौरन उसे गुस्सा आता है। गुस्से में फिर दोनों के बीच कहासुनी होती है, लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद वो गुस्से में बुरी तरीके से पहले मरीना को पीटता है, फिर किचन में जाता है। चूँकि उसने पार्लर जो था, मसाज पार्लर, अपने घर पे ही बनाया था तो तमाम सुविधाएं वहाँ पे थी, घर था पूरा, तो किचन था, वॉशरूम था, सब कुछ था। किचन में जाता है, जाने के बाद चाकू निकालता है। निकालने के बाद उन चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करता है और तब तक वार करता है जब तक मरीना की मौत नहीं हो जाती। तो टोटल 140 वार करता है। और जब ये वार कर रहा था तो उन 140 वार करने के दौरान मरीना ने कई बार इसके ऊपर झपट्टा मारा, कई बार इसके बाल पकड़े, अपने आप से दूर ढकेलने की कोशिश की। तो ऐसे ही कुछ हेयर जो थे वो उसके अंगूठी में फंस जाते हैं और फंसने के बाद टूट जाते हैं। उस गहमा गहमी भरे माहौल में ना मरीना समझ पाती है कुछ, उसकी तो बेचारी की मौत ही हो गई, ना ही संदीप पटेल कुछ समझ पाता है।
और बाल वहीं छूट जाते हैं। और उस टाइम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि इसे डर हो कि DNA से फंस जाऊंगा। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और रही बात थैली की, तो उस थैली में उसने उस लड़की के लिए कुछ गिफ्ट लाया था कि मैं भले ही पैसे दूँ लेकिन कुछ गिफ्ट वगैरह भी दूँ तो शायद वो ज़्यादा खुश होगी। तो ये तमाम कहानी और तमाम बयान जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद 30 साल बाद इस पूरी फाइल पे फाइनल क्लोजिंग लगाते हैं और बताते हैं कि हमने इस केस को सुलझा दिया, जिसको सुलझाने के लिए हमारे पास 2 बाल के सिवा कुछ नहीं था। और अगर कायदे से पुलिस वाले इस केस में जूझे ना होते तो किसी को गर्ज भी नहीं थी, चूँकि जो डेविड था उसकी मौत हो गई थी। मरीना के बच्चे उससे दूर ही रहते थे और उस टाइम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। 1994 से 2008 जब DNA का पूरा ऐसा व्यापक रूप लंदन में आया, तो कोई भी होगा नहीं कहेगा जाके कि आप मेरी उस फाइल को आप खोल दीजिए, चूँकि अब DNA इतना इन्हेंस हो चुका है। तो किसी को कोई गर्ज नहीं पड़ी थी। लेकिन पुलिस वाले इस केस से जूझते रहे, लगातार कुछ न कुछ उसमें करते रहे और अंत में 30 साल बाद इस केस को सुलझाया। अब जब पूरा केस सुलझ गया, फाइनली मामला जाता है कोर्ट में। कोर्ट ने तमाम चीज़ें सुनी। इधर जो ये था संदीप पटेल, उसने अपने बचाव में तमाम तरह की दलीलें दी, तमाम तरह के बयान दिए। लेकिन उससे पहले साल 2013 का एक मामला, इधर फिर ये मामला, तो जज को भी लगा कि नहीं, ये इंसान नहीं है, ये अपने आप में एक हैवान है। इसीलिए फिर फाइनली इसे कोर्ट ने बाकायदा उम्र कैद की सज़ा सुना दी। और जब सज़ा सुनाई तो फिर इस घटना की गूंज हिंदुस्तान के अखबारों में भी हुई थी। और इसके पीछे 2 रीज़न थे। किस हिसाब से एक मर्डर मिस्ट्री सुलझी थी और दूसरा कि एक भारतीय मुल्क का आदमी इस तरह से जेल गया। कुछ बड़े बड़े चैनलों ने इसकी आलोचना भी की थी कि लंदन जो है वो हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा क्रूल हो चुका है, बहुत बर्बरता के साथ सजाएं सुना देता है। लेकिन जिस हिसाब से इसने हीनियस क्राइम किया था, अपनी मर्दानगी पे उंगली उठने के बाद 140 चाकुओं के वार, और पुलिस वालों ने जो इतनी मशक्क़त की, इसके बाद अगर ये छूट जाता तो फिर पुलिस वालों की मशक्क़त का क्या। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और फिर से आप तमाम देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, अच्छे से होली मनाइए, गुजिया खाइए। मेरे घर तो बना नहीं, आप लोग अगर भिजवा सकते हैं तो भिजवा भी दीजिए। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।